नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का ये 16वां वीडियो है और इस सीरीज का अंतिम वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की विवेचना कीजिए। मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसे दूसरे शब्दों में मनोशारीरिक भी कहते हैं। मानव का व्यवहार शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के अनेक कारकों पर निर्भर करता है या निर्भर रहता है। इसलिए स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, वरन शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति का शरीर तथा मन दोनों प्रभावशाली तथा समन्वित ढंग से कार्य करते हैं, तभी व्यक्ति को पूर्ण रूपेण स्वस्थ कहा जा सकता है। यानी वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दोनों तरीके से वो प्रभावशाली तथा समन्वित ढंग से कोई कार्य करे, तभी उस व्यक्ति को पूर्ण रूपेण स्वस्थ कह सकते हैं। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है कि मानसिक और स्वास्थ्य दो शब्दों से मिलकर बना है। मानसिक शब्द व्यक्ति के मन, मस्तिष्क या मनोविज्ञान से संबंधित है, जबकि स्वास्थ्य उसके समन्वित ढंग से कार्य करने की स्थिति को इंगित करता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय व्यक्ति मन, मस्तिष्क या अंतःकरण की अपनी पूरी क्षमता के साथ सकारात्मक ढंग से कार्य करने की स्थिति से है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोस्थिति से है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य ऐसे लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति है जिसके द्वारा वह व्यक्ति विभिन्न कंडीशंस में, विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तित्व समायोजन करने की योग्यता रखता हो। ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सामान्य व अनुकूलित व्यवहार का प्रतिफल है। एवं सामान्य व्यवहार से तात्पर्य अधिकांश व्यक्तियों को द्वारा किए जाने वाले औसत व्यवहार से होता है, जबकि अनुकूलित व्यवहार व्यक्ति के द्वारा अपनी वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बैठाकर व्यवहार करने से होता है। ठीक है। अनुकूलित व्यवहार व्यक्ति के द्वारा अपनी वास्तविक परिस्थितियों से, जो कि रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन है, उससे तालमेल बैठाकर वो कैसा व्यवहार करता है, उससे जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले औसत व्यवहार से अत्यधिक भिन्न नहीं होता है, मतलब कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका व्यवहार ज़्यादातर व्यक्तियों के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है उसके औसत व्यवहार से कुछ खास भिन्न नहीं होता है, ज़्यादा भिन्नता ना हो, तो उस व्यक्ति को हम सामान्य व्यक्ति के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी कह सकते हैं। औसत व्यवहार समाज, धर्म व संस्कृति में अस्वीकृत या असामान्य व्यवहार भी हो सकता है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य में इस अभिक्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं तथा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्रियाशीलता के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट करते हैं। परिभाषा की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे हेडफील्ड के अनुसार इन्होंने कहा कि सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता है। किसी व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व को अगर हम पढ़ लें, जान लें, ठीक है, तो उसकी जो भी क्रियाशीलता होगी, जो भी रिजल्ट होगा, उससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है। लैडल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है। लैडल कहते हैं कि जो है कोई भी व्यक्ति वास्तविकता यानी रियलिटी के साथ, ठीक है, रियलिटी के धरातल पर वातावरण के साथ वह कैसा, मतलब उचित समायोजन स्थापित करने की योग्यता रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है। जॉन फुटन और वेबस्टर के शब्दों में बात करें, मानसिक स्वास्थ्य जीवन का एक सकारात्मक परंतु सापेक्षिक गुण है। यह वह दशा है जो ऐसे औसत व्यक्ति की विशेषता होती है जो अपनी सामर्थ्यता तथा सीमाओं के आधार पर जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। जॉन फुटन और वेबस्टर क्या कहते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो अपनी सामर्थ्य और सीमाओं के आधार पर जीवन की जो भी नीड्स हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरत है, उसको पूरा करता हो। अतः उपयुक्त परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के द्वारा समायोजन करने की योग्यता का परिणाम होता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों आदि को जीवन की वास्तविकता के अनुकूल ढालकर अपने तथा वातावरण के मध्य एक संतोषजनक सेटिस्फाइड रिलेशन स्थापित कर लेता है, तब उसे समायोजित व्यक्ति कहा जा सकता है। यह व्यक्ति के देखने, सोचने एवं करने के बीच एकीकरण का परिणाम होता है। मनोवैज्ञानिक एकीकरण की यह अवस्था अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति द्वंद्वों, निरोधों, वास्तविकता से पलायन, जल्दबाजी के निर्णयों तथा बाधित समझ जैसी प्रक्रियाओं से दूर रहता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में विखंडित हो जाता है एवं वह स्वयं के लिए तथा समाज के लिए नकारात्मक व्यवहार करने लगता है। इसके विपरीत मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति एक एकीकृत व्यक्तित्व का स्वामी होता है तथा स्वयं के लिए एवं समाज के लिए सकारात्मक व्यवहार ही करता है। समायोजन सदैव ही व्यक्ति के लिए सुखदायक व मानसिक स्वास्थ्य बनाने वाला होता है, जबकि कुसमायोजन सदैव ही व्यक्ति के लिए कष्टदायक व मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाला होता है। समायोजन से व्यक्ति को मानसिक संघर्षों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य सुसमायोजन से सुखद होने की भावना तथा अपनी क्षमताओं को पहचानने एवं तदनुरूप कार्य करने की स्थिति से होता है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख सूचक निम्नवत हैं। जैसे स्नेह व प्यार की योग्यता होगी, उसमें पारिवारिक संबंधों में सहजता होगी,
परिस्थितिजन्य ज़रूरतों को पूरा करने की इच्छा होगी उसके अंदर, अनुकूलन व समायोजन की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, समस्या समाधान में वह प्रवीण होगा, कार्य के प्रति सेटिस्फाइड होगा, वास्तविकताओं की सही पहचान कर सकेगा, सामाजिक संवेदनशील होगा, मनोविकारों से दूरियां बना के रखेगा, तनाव प्रतिरोधक कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, ठीक है, तनाव से उभर सके, निर्णय लेने में स्वायत्तता होगा, वो खुद ही निर्णय ले सकता है, इतना सक्षम होगा मानसिक रूप से, स्वयं की बुद्धि व विकास की भावना होगी उसमें कि स्वयं की बुद्धि का विकास कैसे करें, अपने बारे में धनात्मक अभिवृत्ति होगी यानी पॉजिटिव रहेगा वो, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति सजग रहेगा, नैराश्य भाव से मुक्ति यानी निराशा नहीं रहेगी उसके अंदर, निराशा भाव से मुक्ति रहेगा वो, और नियमित दिनचर्या रहेगी उसकी, समय से उठना, खाना पीना, जगना, अपना काम करना इत्यादि। 17 नंबर है, आत्मविश्वास से फुलफिल रहेगा वह, और सहनशील की भावना रहेगी उसके अंदर, उत्साहपूर्ण रिलेशंस रहेंगे उसके, और स्वमूल्यांकन क्षमता रहेगी कि अपने को वह जांच परख सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा तथा वंशानुक्रम की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा की बात करें तो साधारणतः लोगों का विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि बालक का रंग रूप, आकृति, विद्वता आदि में माता पिता से मिलता जुलता है। दूसरे शब्दों में उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। उदाहरण के अनुसार देखें तो यदि माता पिता विद्वान है तो बालक भी विद्वान होता है, पर यह भी देखा जाता है कि विद्वान माता पिता का बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बालक विद्वान होता है। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं, वंश परंपरा कहते हैं, पैतृकता कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, मतलब इन सभी नामों से पुकारते हैं। अब बात करते हैं वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्न है। जैसे बी एन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। पूर्ववर्त के शब्दों में कहें तो वंशानुक्रम में वह सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। रूथ बेंडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। जेम्स ड्रेबर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। पी जिसबर्ड के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोविज्ञान विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली गठरी को वंशानुक्रम के नाम से पुकारा जाता है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि वंशक्रम की धारणा का स्वरूप अमूर्त है। इसकी अनुभूति व्यवहार तथा व्यक्ति की अन्य शारीरिक मानसिक विशेषताओं द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया है। मानव शरीर कोषों का योग होता है, यानी सेल्स का योग होता है, सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, शरीर का आरंभ केवल एक सेल से होता है, एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। यह कोष 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता चला जाता है। संयुक्त कोष 2 उत्पादक कोषों का योग होता है। इनमें से एक कोष पिता का होता है जिसे पितृकोष, और दूसरा माता का होता है जिसे मातृकोष कहते हैं। उत्पादक कोष भी संयुक्त कोष की समान संख्या में बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में मैन ने लिखा है, हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 क्रोमोसोम्स में निहित रहती हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पित्रयकों में होती है, जीन्स में होती हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक पित्रयक अर्थात जीन्स होते हैं। प्रत्येक पित्रयक एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है, इसलिए इन पित्रयकों को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। यही पित्रयक शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुँचाते हैं। सोरेनसन का मत है, पित्रयक बच्चों की प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते हैं। पितृकों के सम्मिलन के परिणाम को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अपने अनुसंधान के आधार पर घोषणा की है कि निकट भविष्य में एक प्रकार के पितृक को दूसरे प्रकार के पितृक से स्थानापन्न डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्या कहते हैं, एक प्रकार के पितृक को दूसरे प्रकार के पितृकों से स्थानापन्न करना औषधि शास्त्र के क्षेत्र में अत्यंत सामान्य कार्य हो जाएगा। उनका विश्वास है कि इस कार्य के द्वारा भावी संतान की मधुमेह के समान दुस्साध्य रोगों से रक्षा की जा सकेगी, किंतु अभी तक इस बात की खोज नहीं हो पाई है कि इस कार्य के द्वारा युद्ध प्रिय व्यक्तियों को शांति प्रिय बनाया जा सकेगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में महान मनोवैज्ञानिक हरलॉक महोदय का कथन है कि प्रत्येक बालक में संवेगशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य, दिन के समय और वातावरण संबंधी प्रभावों
ऐसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। उपर्युक्त कारकों पर नियंत्रण स्थापित करके ही बालक की संवेगशीलता को वश में रखा जा सकता है और इस प्रकार उसके संवेगात्मक विकास को निर्देशित किया जाता है। ये कारक कौन कौन से हैं, इनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। जैसे नंबर 1 थकान। अत्यधिक थकान बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रो का मत है, जब बालक थका हुआ होता है तब उसमें क्रोध या चिड़चिड़ेपन के समान अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। आप अपने आप खुद को ले लीजिए, जब आप थके हारे बाहर से आते हो तो आप आराम फरमाना चाहते हो फैन के आगे बैठकर, लेकिन अगर कोई आपके घर का कोई मेंबर आपसे कुछ करने के लिए कह दिया, ठीक है, आप भले उस कार्य को करते हो लेकिन मन में थोड़ा सा क्रोध या चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। तो ये तो बच्चे हैं, ठीक है। तो इन्हीं संवेगों को जो है दिशा निर्देशित करना ही हमारा काम है, ठीक है। बच्चों के संवेगों को कैसे एक दिशा दिया जाए, ठीक है, उसी के लिए हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 पे देखते हैं स्वास्थ्य। क्रो एवं क्रो के शब्दों में बालक के स्वास्थ्य की दशा का उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे अगर कोई बालक बीमार है तो चुपचाप पड़ा रहेगा जहाँ लिटा दोगे, लेकिन जब वो स्वस्थ होता है तो बहुत ही चंचल होता है, वो कूदता फांदता रहता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले बालकों की अपेक्षा बहुत बीमार रहने वाले बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में अधिक अस्थिरता होती है। नंबर 3 मानसिक योग्यता। अधिक मानसिक योग्यता वाले बालकों का संवेगात्मक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। ये भविष्य के सुखों और दुखों, भयों और आपत्तियों को अनुभव कर सकते हैं। हरलाक का कथन है, साधारणतः निम्नतर मानसिक स्तरों के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा संवेगात्मक नियंत्रण कम होता है। आप देखोगे कुछ बच्चे बचपन से ही शांतिप्रिय होते हैं, जहाँ रहते हैं शांतिपूर्वक रहते हैं, कुछ बड़े चंचल होते हैं, ठीक है। नंबर 4 अभिलाषा। माता पिता को अपने बालक से बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं, स्वयं बालक में कोई ना कोई अभिलाषा होती है। इसका कहने का मतलब है हर माता पिता अपने बच्चों से कुछ ना कुछ आशाएं रखता है और बच्चों का खुद का कुछ ना कुछ अभिलाषा होता है। यदि उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है तो वह निराशा के सागर में डुबकियां लगाने लगता है। साथ ही उसे अपने भगनाशा माता पिता की कटु आलोचना सुननी पड़ती है, क्योंकि वह अपनी माता पिता की आशाओं पर खरा नहीं उतरते हैं तो माता पिता भी जो है गुस्से में उनको खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग भी सुनते होंगे आए दिन। ऐसी स्थिति में उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों से छुटकारा पाना हम लोगों को। कारमाइकेल का कथन है, कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है या उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है तो उसकी चिंतित और भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग। नंबर 5 परिवार। हरलाक के विचार से बालक का परिवार उसके संवेगात्मक विकास को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, यदि परिवार के सदस्य अत्यधिक संवेगात्मक होते हैं तो बालक भी उसी प्रकार का हो जाता है। दूसरा, यदि परिवार में शांति और सुरक्षा आनंद के कारण उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती तो बालक के संवेगात्मक विकास का रूप संतुलित होता है। तीसरा, यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होना, मिलने जुलने वालों का बहुत आना और मनोरंजन का कार्यक्रम बनते रहना साधारण घटनाएं हैं तो बालक के संवेगों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मतलब बालक जिस प्रकार के परिवार में रहेगा वो उसी प्रकार का बनता है, ठीक है। नंबर 6, उसी प्रकार के उसमें संवेग उठते हैं। नंबर 6 देखते हैं माता पिता का दृष्टिकोण। बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। इस संबंध में क्रो एंड क्रोन ने लिखा है, बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतित रहना, बच्चों के सामने उसके रोगों के बारे में बातचीत करना, बच्चों की आवश्यकता से अधिक रक्षा करना, बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की आज्ञा न देना, बच्चों को प्रौढ़ों के समान नए अनुभव न करने देना, बच्चों को सब घर के प्रेम का पात्र बनाना। माता पिता की ये सब बातें बच्चों के अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार के विकास में योग देती हैं, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, मतलब बच्चों की बहुत ज़्यादा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और गार्जियन बहुत समय तक आज के टाइम पे दोनों बोथ आर वर्किंग होने के कारण बहुत समय तक घर से बाहर रहते हैं, इससे भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतित रहना, ये भी नहीं सही है, अति सबका बुरा है। बच्चों के सामने उनके रोगों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता से अधिक रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ ही खड़े रहते हैं लोग, थोड़ा सा गिर गए उठ गए, मतलब ऐसे मतलब छोटी छोटी बातों को बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, इतना नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की आज्ञा नहीं देते आजकल लोग, ठीक है, ये भी नहीं सही है। बच्चों को प्रौढ़ों के समान, मतलब बच्चे अगर कोई बड़ों के सामने अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं तो उनको रोक देना, चुप करा देना, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बच्चों को सब घर के प्रेम का पात्र बनाना, यानी सभी लोग जो है बच्चों को मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, ठीक है, तरह तरह की बातें कहते हैं उससे, ठीक है। इससे भी बच्चा जो है उसमें अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार का विकास होने लगता है, ठीक है, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्रो एंड क्रो ने कहा है। नंबर 7 सामाजिक स्थिति। बालकों की सामाजिक स्थिति उनके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। इस संबंध में क्रो एवं क्रो के ये विचार उल्लेखनीय है। सामाजिक स्थिति और संवेगात्मक स्थिरता में घनिष्ठ संबंध होता है। निम्न सामाजिक स्थिति के बालकों में उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन और अधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है, यानी हमारा समाज जैसा होगा, ठीक है, बालकों में संवेग भी उसी तरह से उत्पन्न होंगे।
नंबर 8 सामाजिक स्वीकृति। बालक के कार्यों की सामाजिक स्वीकृति का उसके संवेगात्मक विकास से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए क्रोन क्रो ने लिखा है, यदि बालक को अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती, यानी कोई कार्य कर रहा है और समाज उसको स्वीकृति नहीं दे रही है, तो उसके संवेगात्मक व्यवहार में उग्रता या शिथिलता आ जाती है, तो उस कार्य को नहीं करेगा। नंबर 9 निर्धनता। निर्धनता बालक के अनेक अशोभनीय संवेगों को स्थायी और शक्तिशाली रूप प्रदान कर देती है। वह विद्यालय में धनी बालकों की वेशभूषा देखता है, उनके आनंदपूर्ण जीवन की कहानियाँ सुनता है, उनके सुख और ऐश्वर्य की वस्तुओं का अवलोकन करता है। फलस्वरूप उसमें द्वेष और ईर्ष्या के संवेग सशक्त रूप धारण करके उस पर अपना सतत अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। नंबर 10 विद्यालय। विद्यालय का बालक के संवेगात्मक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बालक की विभिन्न क्रियाएं उसके विभिन्न संवेगों की अभिव्यक्ति करती है। यदि विद्यालय के कार्यक्रम उसके संवेगों के अनुकूल होते हैं तो उनमें आनंद का अनुभव होता है, फलस्वरूप उसके संवेगों का स्वस्थ विकास होता है। इसके विपरीत यदि उसे विद्यालय के कार्यक्रमों में असफल होने या अपने दोषों को प्रकटीकरण करने का भय होता है तो उसमें घृणा, क्रोध और चिड़चिड़ेपन का स्थायी निवास हो जाता है। इस विचार में जरफील्ड ने ठीक ही लिखा है, परिवार के बाद विद्यालय ही संभवतः वह दूसरा स्थान है जो व्यक्ति की उन भावनाओं पर आधारभूत प्रभाव डालता है जिनका निर्माण वह अपने और दूसरों के प्रति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट। अधिगम की परिभाषा दीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन। बालक व्यवहार तो पहले भी करता था, परंतु अब उसके व्यवहार में परिवर्तन यह हो गया कि उसे किस कार्य को करना है, कब करना है और क्यों करना है। ठीक है, इन सब की जानकारी उसको भलीभांति हो जाती है। इस उदाहरण से हम सीखने की क्रिया को स्पष्ट समझ सकते हैं। एक छोटा बालक जलते दीपक को देखकर उत्सुकतावश अपनी ओर बढ़ता है, उसकी ओर बढ़ता है। वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपना हाथ लौ से तुरंत हटाता है और भविष्य में जलती हुई वस्तु पर हाथ नहीं डालता। ठीक है, इस घटना में कुछ क्रियाएं संपन्न हुई हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जलते दीपक को देखकर उत्सुकता तथा जिज्ञासा का उत्पन्न होना बच्चे के अंदर। ठीक है, वो बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ता है। दीपक की लौ को पकड़ना, वह दीपक की लौ को पकड़ना चाहता है। नंबर 3 दीपक की लौ के जलने का अनुभव होते ही हाथ हटाना। ठीक है, जैसे ही वो हाथ लगाता है उसे जलने का अनुभव होता है और अपने हाथ को तुरंत हटा लेता है। और भविष्य में जलती हुई वस्तु से स्वयं को बचाना, यानी उसके प्रति उसको डर हो गया कि इसको हम छुएंगे तो हमारा हाथ जलेगा, हमें दर्द होगा, तो दोबारा से वो जलती हुई वस्तु को नहीं पकड़ेगा। इन चारों क्रियाओं को यदि हम एक ही स्वर में कहें तो यह कहेंगे कि बालक ने सीख लिया है कि जलती हुई वस्तु को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, अतः वह कभी भी जलती हुई वस्तु को नहीं पकड़ेगा, यानी स्वयं करके सीखा है। मानव जीवन में अधिगम का अत्यधिक महत्व है। मनोविज्ञान ने इसी के आधार पर अनेक नवीन क्षितिजों का उन्नयन किया है। जैसे अधिगम परिभाषाएं प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत अधिगम परिभाषाएं निम्न हैं। अधिगम संबंधी परिभाषाएं निम्न हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, जैसे बच्चे ने एक व्यवहार किया, जलती हुई दीपक की तरफ आकर्षित हुआ और उसके लौ को पकड़ने का प्रयास किया और जलते ही अपने हाथ को तुरंत हटा लिया। उससे वह सीख गया कि जलती हुई चीज़ों को पकड़ने से हाथ जल जाएगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आया उसके। उदय पारीक के शब्दों में बात करें तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किस परिस्थिति में प्रक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है जो किसी सीमा तक के प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। चार्ल्स स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। क्रो के मतानुसार ज्ञान एवं अभिवृद्धि की प्रक्रिया ही अधिगम है। हिलगार्ड के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है या सामना की गई परिस्थिति द्वारा परिवर्तन होती है। इसके लिए आवश्यकता है कि क्रिया से परिवर्तन की विशेषताओं, मूल प्रवृत्तियों की प्रक्रिया, परिपक्वता या प्राणी की अस्थायी अवस्थाओं के आधार पर इस प्रक्रिया को समझाया ना जा सके। आर्य फुडवर्थ के शब्दों में अधिगम कोई नया कार्य करने में निहित होता है, बशर्ते नई क्रिया पुष्टियुक्त हो और कालांतर में हुई क्रियाओं में प्रकट होता हो। इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है। नंबर 1 अधिगम का अर्थ व्यवहार परिवर्तन है। नंबर 2 अधिगम व्यवहार का संगठन है। नंबर 3 अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। परंतु वास्तविकता यह है कि व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार संगठन तथा पुष्टिकरण में कोई भी एक कारण अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं है। अधिगम का स्वरूप तभी निश्चित होता है जबकि क्रियाएं पूर्णता को प्राप्त करती हैं। अतः मेरी राय में अधिगम की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए। अधिगम मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन क्या है? अधिगम मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन है जिसका संचालन निश्चित आधार पर होता है और उसको पुष्टि नवीन क्रियाओं के द्वारा होती है अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। G.D. बॉन के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। नंबर 1 उचित वातावरण।
अधिगम की क्रिया पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण बाह्य हो या आंतरिक, घर का हो या समुदाय का, विद्यालय का हो या कक्षा का, अधिगम का वातावरण ठीक है तो क्रिया को सीखने में कठिनाई नहीं होगी। कक्षा में प्रकाश, उचित मात्रा में प्रकाश होना चाहिए, वायु का प्रबंध होना चाहिए, सफाई इत्यादि होना चाहिए आदि बाह्य वातावरण की सृष्टि करते हैं। छात्रों को किसी भी क्रिया का ज्ञान सीखने के लिए आवश्यक है कि वे मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हों, अर्थात अध्यापक को चाहिए कि वह उनके लिए मनोवैज्ञानिक परिस्थिति उत्पन्न करे। नंबर 2, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक ज्ञान तथा क्रिया को ग्रहण करने में कुशल होते हैं। जो बालक बीमार रहते हैं वे पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेते हैं। कहाँ से लेंगे, वो तो बीमार हैं। अध्यापक को अपना काम कराने के लिए छात्रों से जबरन काम लेना पड़ता है। फलता हुए बीमार तथा मंदबुद्धि बालक अध्यापक, कक्षा तथा विद्यालय के प्रति पूर्वाग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं। अध्यापकों तथा अभिभावकों को चाहिए कि वह पढ़ते समय छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, अध्यापक तथा अभिभावकों को चाहिए कि वह पढ़ते समय छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है। नंबर 3, अधिगम विधि। किसी भी क्रिया के संपन्न कराने में अधिगम की विधियों का अत्यधिक महत्व है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बालक को किसी नई क्रिया को सिखाने के लिए एक ही विधि नहीं अपनाई जा सकती। विद्यालयों में भी आरंभ में नवीन क्रियाओं को सिखाने के लिए खेल की विधियों को अपनाया जाता है जो सर्वथा मनोवैज्ञानिक होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे विधियों का उपयोग करना चाहिए जिससे जो पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, वो भी आसानी से सीख सकें और सीखने में इंटरेस्ट लें, रुचि लें। नंबर 4, अभिप्रेरणा। सीखने की क्रिया में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका रही है। व्यक्ति को यदि किसी कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तो वह उसे सीखने में रुचि नहीं लेता। दैनिक जीवन में यदि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए उसे अभिप्रेरणा प्राप्त करनी होगी। ठीक है, यानी कहीं न कहीं से वो अभिप्रेरित होगा तभी किसी कार्य को अच्छे ढंग से वह करेगा। नंबर 5, कार्य एवं थकान। प्रायः देखा जाता है कि सीखने की क्रिया में उस समय अवरोध उत्पन्न होता है जब थकान आती है। थकान की कंडीशन में अधिगम की क्रिया में सफलता संदिग्ध हो जाती है। काम का समय निर्धारण एवं ठीक समय पर विश्राम देने से अधिगम की क्रिया में सफलता मिलती है। अतः किसी भी कार्य की योजना बनाते समय विश्राम के समय पर ध्यान देना अति आवश्यक है। नंबर 6, अभ्यास का विभाजन। अधिगम की क्रिया का विकास विद्यार्थी की अवस्था पर होता है। इस क्रिया में उन्नति तभी देखी गई है जबकि बालकों को अभ्यास कार्य दिया गया है। यह भी देखा गया है कि विद्यालय में प्रत्येक विषय का अभ्यास कार्य इतना अधिक हो जाता है कि घर पर भी गर्दन ऊपर करने की फुर्सत नहीं मिलती। परिणामतः उसकी रुचि विद्यालय के कार्यों में कम होने लगती है। अतः आवश्यक है कि अभ्यास कार्य का उचित विभाजन से अधिगम में निश्चय ही प्राप्ति होती है। मान लीजिए हम एक बालक को गणित के 50 प्रश्न हल करने के लिए देते हैं। यदि एक ही दिन में उसको वे प्रश्न हल करने पड़े तो निश्चय ही उसके प्रश्नों में त्रुटियों की संख्या में वृद्धि होगी। यदि वह उन प्रश्नों को एक सप्ताह में करेगा तो उसके प्रश्नों के सही करने की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। नंबर 7, इच्छा शक्ति। कुछ भी सीखने की इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी बालक जो है किसी भी बालक को कोई नहीं सिखा सकता है। सीखने वालों की इच्छा शक्ति पर भी सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर भी अधिगम की क्रिया की सफलता निर्भर करती है। यदि कोई बालक किसी ज्ञान को सीखना ही ना चाहे तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पिला नहीं सकते कब तक, जब तक घोड़ा स्वयं ना चाहे। इस प्रकार यदि अध्यापक ज्ञान तथा क्रिया को नहीं सीखना चाहता तो छात्र किस प्रकार सीखेंगे। दोनों ही स्थितियों में पहला कार्य अध्यापक है, वह संकल्प करे, इसी प्रकार वह बालकों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करें और उनमें प्रेरणा भरे। नंबर 8, परिपक्वता, मैच्योरिटी। अधिगम की क्रिया में बालकों की शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता का योग विशेष रहता है। छोटी कक्षाओं में बालकों की मांसपेशियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह इस योग्य हो जाएं कि कलम, किताब, कॉपी आदि पकड़ सकें। बड़ी कक्षाओं में छात्रों की बुद्धि, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर पाठ पढ़ाया जाना है। बालकों को सिखाई जाने वाली क्रियाएं उनकी आयु तथा क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता सीखने की क्रिया को सफलता प्रदान करती है। नंबर 9, प्राणोदन। सीखने की क्रिया को बल प्रदान करने में प्राणोदन का महत्व अधिक है। प्राणोदन जितना सशक्त होगा सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक बलयुक्त होगी। इस क्रिया में प्राणोदन की उत्पत्ति व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पानी की आवश्यकता से प्यास, भूख से भोजन आदि प्राप्त करने की क्रिया बलवती होती है। डैफिल के अनुसार मानव जीवन से प्राणोदन शक्ति का मूल स्रोत है जो जीव को किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 10, प्रोत्साहन। व्यक्ति जब किसी नवीन क्रिया को सीखता है तो उसे उसको सीखने का चाव होता है।
इसी चाव के साथ सीखने में यदि उसे कुछ और प्रोत्साहन मिलता है तो उसकी सीखने की क्रिया तीव्र हो जाती है। यदि उत्साह अथवा प्रोत्साहन में कमी हो जाती है तो सीखने की क्रिया पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। जैसे कोई अगर होमवर्क दिया जाए, कोई टेस्ट लिया जाए, तो उसमें बच्चों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि या कोई वस्तु जिससे बच्चे के अंदर उत्साह हो, चाव हो कि जो है अगर हम मेहनत करके पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर लाएंगे, टॉप करेंगे, तो हमें ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी इतनी, जिससे जो है हम अपने मम्मी पापा को दिखा सकते हैं, उससे वो बेहद खुश होंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान पढ़ते समय आप सभी लोग अपने आसपास की चीज़ों को गौर से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।